Hi friends, this is Nitish, founder of StockMock, and welcome to yet another episode of the podcast series that we have been doing for quite some time now. And I am so grateful to all of you for giving so much of love to all our videos so far. आज के हमारे guest हैं वो जो ऑप्शन सेलिंग में आई थिंक सो सिंस 2004-2005 से हैं। उन्होंने अपना काफी टाइम ऑप्शन सेलिंग करके स्पेंड किया है और उनको बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है जो कि उनके ट्विटर प्रोफाइल से काफी झलकता है। एंड ये अपना एक एल्गो प्लेटफॉर्म भी इन्होंने एक बिल्ड करा है अपने लिए, जिससे ये एक रूल डिफाइंड स्ट्रैटेजीज करते हैं, जिसके बारे में हम लोग इनसे अच्छे से जानेंगे। एंड ये किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करते हैं, इनका इतना सारा जो टाइम स्पेन रहा है, जिनमें इन्होंने इतनी मार्केट वॉलेटिलिटी देखी है, उसको इन्होंने कैसे मैनेज किया है और कैसे अब उन्होंने अपना एक स्टेबल सिस्टम बना के रखा है। तो ये सब कुछ जानेंगे। आज के हमारे गेस्ट हैं अमित जैन, और जो मेरे दोस्त भी हैं, मैं उसको प्यार से एजे बुलाता हूँ, एजे। सो लेट मी वेलकम एजे भाई। Hi Nitish, hi. थैंक यू अमित, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर इनविटेशन। मैं आपको अमित ही बुलाऊंगा अभी इस पॉडकास्ट के लिए। कुछ भी बोला होगा। Thanks for inviting me on your podcast. थैंक यू सो मच अमित। आई एम श्योर यार, आप तो इतने टाइम से ट्विटर में एक्टिव हो, इस पूरी स्टॉक मार्केट के इसमें बहुत टाइम से एक्टिव हो, बट फिर भी हमारी ऑडियंस के लिए आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दो अबाउट योर बैकग्राउंड एंड हाउ डिड यू लैंड अप इनटू दिस ऑप्शंस ट्रेडिंग वर्ल्ड एंड थिंग्स। ओके, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं कि मैंने अपनी जर्नी फाइनेंशियल मार्केट्स में कब स्टार्ट की, तो 2004 से मैंने अपना फाइनेंशियल मार्केट्स में मैंने अपना जर्नी को स्टार्ट किया था। ऑल्दो हमारा पेरेंटल बिजनेस भी यही था, मेरे फादर भी इसी फाइनेंशियल मार्केट से बिलोंग करते थे। वो अबाउट 90s से इसी मार्केट में काम करते, और मेनली जो उनका एक्सपोजर था वो कमोडिटीज में वो लोग डील करते थे, और वो भी एग्री कमोडिटीज में। तो मैंने जब फाइनेंशियल मार्केट्स में अपना स्टार्ट किया था 2004 में, मैंने भी एग्री कमोडिटीज से स्टार्ट किया। धीरे धीरे 1-2 साल के अंदर फिर मैंने स्टॉक मार्केट को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया, ठीक है, मैं स्टॉक मार्केट में भी पार्टिसिपेट किया। तो मेरे लिए मतलब मार्केट में एंटर करना कुछ टफ पार्ट नहीं था, क्योंकि मैं ये सब चीजें ऑलरेडी देखता हुआ आ रहा था कि काम कैसे किया जाता है। अपना एक पूरा बेस बना हुआ था, मेरे पापा ने सब कुछ जमाया मुझे बना के दिया हुआ था, तो एंट्री बड़ा ईजी मेरे लिए हो गया था। और जिस टाइम मैंने स्टॉक मार्केट में एंट्री किया था, लकीली वो टाइम भी बहुत अच्छा था स्टॉक मार्केट। 2006 और 2007 अगर आप उस टाइम मार्केट में हो और आप देखोगे तो वो कंप्लीटली वन साइडेड एक बुल रन का मार्केट थी। उस टाइम आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता था, आपको बस लेना होता था कोई भी स्टॉक और 2-3 दिन बाद उसको बेचना, और आपके अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट हो जाता। तो ये सिलसिला कंटिन्यूअसली 2 साल तक चलता रहा। लिया, थोड़े दिन बाद बेचा, प्रॉफिट लिया, फिर लिया, थोड़े दिन बाद फिर बेचा, प्रॉफिट लिया। तो कॉन्फिडेंस जो था अपना वो एक 7वें आसमान पे चला गया। बस हमने स्टॉक मार्केट को बहुत अच्छे से सीख लिया, हमें सब पता है। हमने इधर उधर अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया था, और वो ज्ञान चल भी रहा था। जिसको ज्ञान दिया वो चल रहा है, क्योंकि उसको पैसा आ रहा है, उसको लग रहा है कि यार अमित ने जो बताया वो चल रहा है, तो अच्छा काम। उस पीरियड में बहुत अच्छा पैसा कमाया। फ्यूचर्स में भी करता था, डिलीवरी बेस भी करता था, और चाहे मैं फ्यूचर कर रहा हूँ, डिलीवरी बेस कर रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, तो सब में पैसा। ओके। 2008 के जनवरी में, मुझे डेट अब भी याद है, 22 या 23 जनवरी का डेट था। ओके। मैं हेविली फ्यूचर्स लॉन्ग था, और मैंने बहुत क्वांटिटी में पुट्स को शॉर्ट किया। ओके। तो मार्केट जब वो खुला ही वो लोअर सर्किट था, और उस दिन 2 सर्किट लोअर सर्किट लगे थे, और मुझे अपनी कोई पोजीशन काटने का मौका नहीं मिला, और बिल्कुल लोवेस्ट प्राइस पे जाकर मैं अपनी पोजीशन को काट गया। तो अबाउट मेरा कैपिटल उस दिन पूरा लगभग वाइप आउट हो गया। उस दिन मतलब आप ये समझ लो कि मेरे पैरों के नीचे से ना कहते हैं जमीन खिसकना, एक वो चीज मेरे साथ हुई। मेरे लिए बड़ा टफ सा फेस था कि मैं क्या करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या गया। जहां हम समझ रहे थे कि हमने मार्केट को समझ लिया है, करियर सेट हो गया है, लेकिन इतना बड़ा झटका था। बट एनी हाउ उससे ओवरकम किया, मार्केट को थोड़ा सा और देखा। लेकिन मैं क्या था, उस टाइम ना कुछ लोगों से मिला, नितिश भाई, जो ना प्रॉप टेस्ट करते थे। प्रॉप टेस्ट में बेसिकली वो लोग आर्बिट्राज या फिर जॉबिंग के कुछ मेथड्स करते थे। वो लोग इस वोलेटिलिटी फेज में बड़ा अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छा पैसा निकालते हैं। वो उस टाइम भी, तब मैंने उनसे मिला तो मैंने ये सब चीजें कुछ समझने की कोशिश की, ये लोग करते कैसे, क्या उनके टेक्निक्स होते हैं, किस तरह का काम करते हैं।
तो वो समझा, फिर उसके बाद वो प्रॉप डेस्क का वो सेटअप फिर मैंने अपने आप बनाया ऑफिस के अंदर। तो कुछ 30 35 40 कंप्यूटर्स का एक सेटअप बनाया अपने यहाँ, लड़के बिठाए, वो लोग अपना आर्बिट्राज जॉबिंग ये सब करते थे। तो वो सब चीजें मतलब धीरे धीरे फिर रूटीन में आने लगी, हम लोग मार्केट में फिर दोबारा सर्वाइव करना शुरू कर दिया और चीजें चलती चली, ऐसे ही चलता रहा। और उसके अलावा हम लोग खुद का ब्रोकिंग बिजनेस भी, ओके, और ऐसे ही चलता रहा। लेकिन उसके कुछ सालों के बाद फिर मैं मार्केट से ना, कुछ 3 4 सालों के लिए मैं मार्केट से निकल गया, मैं किसी दूसरी बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। कुछ 3 से 4 साल का पीरियड था जिसमें मैं मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहा था, लेकिन मार्केट को कभी कभी देखता था, मैं ट्रेड में नहीं था। लेकिन इवेंचुअली लास्ट में मुझे किसी समाव ऐसी रीजन की वजह से 2017 एंड में मुझे वो बिजनेस वाइंड अप करना। तो लास्टली फिर मैंने फिर दोबारा डिसाइड किया कि मैं वो फाइनेंशियल मार्केट्स में दोबारा से एंट्री करूँ। लेकिन इस बार मेरे साथ पॉजिटिव क्या था नीतीश भाई कि 2017 एंड या 18 स्टार्ट में आप बोलो, जब मेरे को मार्केट में मैंने दोबारा से आने का डिसीजन लिया ना, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में एक क्लैरिटी था कि इस बार जो अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, क्योंकि मैंने मार्केट के पास में अपना इतना मेजर अप्स एंड डाउन्स में देख चुका था, तो उस एक्सपीरियंस की वजह से इस बार मेरे माइंड में क्लैरिटी था कि इस बार मुझे अगर मार्केट में पार्टिसिपेट करना है तो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से करना, ना कि कुछ भी ऐसी रैंडमली जैसे हम पहले कर रहे थे, या टीवी में देख के या किसी से सुन के या किसी से कैसे भी करके, उस तरीके से नहीं करना। तो माइंड में ये थॉट मेरे था। तो जब मैंने डिसीजन लिया 2018 स्टार्ट में मार्केट में आने का, तो मैंने मार्केट में ट्रेड करना शुरू नहीं किया, मार्केट को मैंने फिर उसके बाद में रीड करना शुरू किया, एनालिसिस करना शुरू किया। और अपने जो सबके ऑल टाइम फेवरेट टीचर होते हैं गूगल और यूट्यूब, पहले वहां से ये थोड़ा सा समझने की कोशिश की कि एक्चुअली में होता क्या है। 2004 5 6 7 चार्ट्स के बारे में उस टाइम सुना था कि चार्ट्स होते हैं, लेकिन कभी देखे नहीं। इस टाइम पे चार्ट्स को लेकर बहुत सारी चीजें अवेलेबल थी, रिसोर्सेज अवेलेबल 2018 में हो गए, तो मैंने वो सब चीजें देख के समझनी शुरू की कि क्या होता है। तो पहले कुछ इंडिकेटर बेस्ड सिस्टम अपना मैन्युअली, ये सब चीजें मैं मैन्युअली कर रहा हूँ, चार्ट्स पे प्लॉट करके उनको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। जितना यूट्यूब से या गूगल से कंटेंट मिल चुका, उसके अकॉर्डिंग उनको समझना शुरू किया कि इसमें कैसे हो सकता है। और चीजें आगे मैंने कहा ठीक है चलो समझने की कोशिश करते हैं। मैं करता जा रहा था, कुछ चीजें समझ में आ रही थी, कुछ ऐसा हो रहा था कि जो समझ में आई नहीं। फिर मतलब बाद में मुझे ऐसा लगा कि इसी दौरान 2018 में कि मुझे इन सिस्टम्स को ना कहीं बैक टेस्ट वगैरह भी करना चाहिए। उन चीजों जो मैं सिस्टम सपोज मैंने अपने कुछ 2 4 5 6 सिस्टम्स में बना के चल रहा था, उनको मैन्युअली एक एक दिन में लिख के चलता था कि रिलायंस में आज ये हुआ, SBI में ये हुआ, तो उसको बैक टेस्ट करना था, लेकिन मुझे कोडिंग का एक्सपीरियंस है। अब इसको करने के लिए फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा टाइम और लगाया, पता चला कि एमी ब्रोकर एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर आप ये सब चीजें कर सकते हो। फिर वो यूट्यूब इसके लिए काम आया, यूट्यूब से अगेन फिर एमी ब्रोकर के बारे में समझा। उसकी जो कोडिंग लैंग्वेज है कंपैरेटिवली इजी है, अगर कोई अगर थोड़ा डेडिकेटेडली उसको सीखना चाहे तो सीख सकता। मैंने वो सीखा। धीरे 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 जैसे वो 2 4 महीने में चीजें समझ में आने लगी, उनको एक एक सिस्टम को कोड करना शुरू किया कि उसको कैसे बैक टेस्ट करना है, वो करना शुरू किया। एट लास्ट जैसे जैसे मैं कोड करके बैक टेस्ट करता चला गया, धीरे धीरे मुझे पता चलता चला गया कि ये 6 7 8 सिस्टम जितने मैं फॉलो कर रहा हूँ, इनमें से कुछ काम करते ही नहीं। तो लेकिन फिर भी मतलब मैंने उसको वहां पे गिव अप नहीं किया, इस कंटिन्यूटी को मैंने बनाए रखा। लास्ट में फिर वहां पे इस दौरान मैंने कुछ वर्कशॉप्स भी अटेंड किए। तो उस वर्कशॉप्स को अटेंड करके मुझे बहुत बेनिफिट मिला। मुझे मार्केट में पता चला कि वोलेटिलिटी क्या होती है, ये ग्रीक्स क्या होते हैं, ये सब चीजें जो मतलब आप अपने आप से शायद इतनी जल्दी नहीं सीख पाओगे, लेकिन आपको अगर कोई सिखा देता है तो आपका लर्निंग कर्व थोड़ा शॉर्ट जाता है। तो मुझे वो पता चला, मुझे उसका बेनिफिट हुआ। और ये सब चीजें करते 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 लास्ट में कुछ एक सेटअप या सिस्टम मैंने अपने लिए डिजाइन किए कि ठीक है, अब जिनको मैं मैन्युअली टेस्ट करता हुआ, मैंने टेस्ट किया, मुझे समझ में आया कि हाँ ये वर्केबल मॉडल मुझे लग रहा है ठीक है, इनके ऊपर काम करना चाहिए। फिर लास्ट में मैंने उसको मैनुअल ट्रेड करना शुरू, बहुत छोटे से कैपिटल से शुरू किया। देन करते 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 जब लगा कि हाँ सिस्टम वर्केबल है, धीरे धीरे अपना कैपिटल ऐड किया। एंड फाइनली अब मैंने अपना खुद का एक API बेस्ड एक प्लेटफॉर्म, एल्गो प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, जिसमें मैं
मतलब आप जब क्या होता है ना, जब आप ये सब चीजें बैक टेस्टिंग वगैरह ये सब चीजें कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में होता है कि अगर आप एक ऐसा मॉडल सिस्टम बना पाओ जो वर्केबल है, तो लास्टली आप उसको एल्गो में कन्वर्ट करोगे, एज बिकॉज आप बैक टेस्टिंग वगैरह में इन्वॉल्व हो। मेरे माइंड में भी यही था कि पहले इनको मैनुअली करके देखना है, लास्टली अगर सब चीजें वर्केबल होंगी तो इनको एल्गो में कन्वर्ट करना। तो जब ये सब चीजें मेरे को लगा कि ठीक है, तो फिर लास्ट मैंने अपना ये खुद का एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया, और उनमें धीरे धीरे जितने भी सिस्टम्स ऐड अभी तक मैं कर चुका हूँ वो कर चुका हूँ, और कुछ और सिस्टम उसके अंदर ऐड करने अभी पाइपलाइन में है। तो मेरा R&D उन पे चलता रहता है। जब कुछ चीजें ठीक लगती हैं मैं उस पे वो टाइम टू टाइम उसके अंदर वो ऐड करता है। तो ये तो मेरी मतलब अभी तक की जो आप कहो जैसी भी बहुत अप्स एंड डाउन्स वाली जर्नी है, जो भी है वो ये आपके सामने है, एंड दिस इज हाउ इट इज। तो ये समझना और ये एक्सपीरियंस करना, जैसे I could see the pain when you said कि यार मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, because you were not expecting this. It's equivalent to मेरा कैपिटल एरोड हो गया जब डबल सर्किट लगता है, डबल लोअर सर्किट लगता है, तो वी कैन फील कि आप फ्यूचर्स लॉन्ग थे और पुट शॉर्ट थे, तो क्या हालत रही होगी। बेसिकली लोएस्ट ऑफ लोएस्ट प्राइस, वर्स्ट प्राइस आपको मिला होगा। मैं बहुत क्यूरियस हूँ अमित भाई ये जानने के लिए, वो पर्टिकुलर फेज देखने के बाद, जिसको मैं शायद ऐसा बोलूंगा कि शायद आपने थोड़े थोड़े दिन इतनी मेहनत से इकट्ठी करी लकड़ियां और एक दिन उसमें कोई आग लगा के चला गया, बट उस इंसिडेंट के बाद आपने अपने आप को वापस कैसे गैदर किया, वो मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस हमारी ऐसी है जो मेजर लॉसेस लेने के बाद अपने आप को रिकवर नहीं कर पाती। और उस पर्टिकुलर इवेंट से आपने मेजर लर्निंग अपनी क्या ली? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और वाइजली बड़े समझदार किसी बंदे ने कहा है कि स्टॉक मार्केट कैन बी योर मेन सोर्स ऑफ इनकम बट शुड नॉट बी द ओनली सोर्स ऑफ इनकम। वाओ। आप स्टॉक मार्केट से अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आप सोचो कि मैं अपने मंथली बिल स्टॉक मार्केट की इनकम से दूं, तो आपके लिए सरवाइव करना बहुत टफ है। मेरे लिए जिस टाइम वहां पे वो सेटबैक आया था, जब मेरा अकाउंट वाइप आउट हो गया था, तो ठीक है मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा था, मेरा जो कैपिटल था वो पूरा हो गया था, लेकिन मेरी इनकम स्ट्रीम बंद नहीं थी। हमारा बिजनेस दूसरा भी था, हमारा ब्रोकिंग का काम था, हम और भी चीजों में काम करते थे, तो हमारा इनकम था। उसके बाद फिर हमने, अगर हमारे पास वो सोर्सेज नहीं होते ना, तो हम आगे किसी सोचने की ताकत में ही नहीं रहते। तो जो भी फुल टाइम ट्रेडर्स हैं या मार्केट में आने के लिए सोच रहे हैं, एटलीस्ट वो इतना प्रिपेयर करके चलें कि आप मतलब इन ऑल स्टॉक मार्केट की इनकम के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, नाइस। अनलेस कि आपके पास बहुत एक बड़ा कैपिटल। बाकी तो जिस टाइम ये अकाउंट वाइप आउट हुआ उस टाइम पे हम रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है हमें पता ही नहीं। ये सब जाने के बाद, होने के बाद पता चला कि अच्छा रिस्क को इस तरह से मैनेज किया जाए। तो अब वो अब क्या है, अब अपना पूरा फोकस, ये पूरी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इस पे रहती है कि अपना रिस्क कैसे कंट्रोल, अपने ड्रॉडाउन को कैसे कंट्रोल में रखना है। अब अगर मैं ड्रॉडाउन को अगर मैं कंट्रोल रखने में कामयाब हूँ, मतलब मैं पर्सनली ये मानता हूँ, तो मुझे पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं मार्केट से ड्रॉडाउन मैंने बढ़ा दिया और मैं मार्केट से बाहर निकल गया और मैं मार्केट में हूँ ही नहीं, तो मैं कमाऊंगा पैसा। मैं आज ये सोचता हूँ। नाइस। तो आपकी मेंटालिटी मोर और लेस वहां से ये चेंज हो गई कि यार आज बेचा, आज खरीदा, 2 दिन बाद बेचने के बाद प्रॉफिट आएगा, उससे हट के आपकी मेंटालिटी रिस्क मैनेजमेंट और ड्रॉडाउन में चली गई। मेरे को लगता है यार घूम फिर के हमने अभी 7-8 पॉडकास्ट कर लिए हैं, एंड लॉजिकल ट्रेडर पवन का ले लो, कंजर्वेटिव ट्रेडर का ले लो, विशाल का ले लो, मोर और लेस एवरीवन इज स्पीकिंग अबाउट दीस स्टफ्स ओनली। यार डोंट मेक योर स्टॉक मार्केट योर ओनली सोर्स ऑफ इनकम। कुछ सेकेंडरी रहेगा तो आपको शायद पीस ऑफ माइंड रहेगा। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। एंड आप रिस्क मैनेज करोगे और ड्रॉडाउन से बचोगे तो लॉन्ग टर्म में आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। राइट। ओके अमित भाई, मुझे बताओ कि आपका जो सिस्टम है अभी वो कैसा सिस्टम है? रूल बेस्ड, क्योंकि आपने बोला बैक टेस्टिंग करते हो, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ वो एक रूल बेस्ड सिस्टम होगा।
तो आप उसके बारे में थोड़ा सा मुझे आइडिया दो कि देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ भाई, आपको पता ही है। मैंने आपका जनवरी 2021 में जो एक फेस टू फेस हुआ था विवेक बजाज के साथ, उसका मैं लिंक अपनी ऑडियंस के लिए डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो लोग देख लें अच्छे से। बहुत ही अमेजिंग है, जिसमें आपने उन्होंने स्ट्रैटेजी बताई थी, उसको एक्सप्लेन किया था, उसके रिजल्ट्स दिखाए थे, बैक टेस्टेड रिजल्ट सब कुछ दिखाया था। बट मुझे जानना है कि जनवरी 2021 के बाद बहुत सारे इंसिडेंट हुए, स्टॉक मार्केट बहुत पॉपुलर हो गया, उसकी वजह से पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ गया मार्केट में, लोग हमें भी थोड़ा बहुत ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से पार्टिसिपेशन बढ़ गया और ये सब आ रही है। और बट मेरे हिसाब से जो मेजर इंसिडेंट्स हुए वो हुआ कोविड, जिसकी वजह से मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ा और लेवरेज खत्म हो गई, तो मार्केट बिहेवियर बहुत चेंज हो गया। तो मुझे आपकी स्ट्रैटेजीज के बारे में जानना है, आपकी अप्रोच के बारे में जानना है कि आपने उस दौरान जो फेस टू फेस में दिखाया था उसके बियॉन्ड आपने क्या क्या अभी तक चेंज किया और कैसे मार्केट में आप अभी तक सस्टेन कर रहे हो विद ऑल योर चेंजेस। सी, जब 2021 में मैंने इस सिस्टम को शेयर किया था ना, तो अच्छा, मैं इससे पहले दूसरी बात पे आता हूँ। आपने लेवरेज की बात जी कि सितंबर में लेवरेज खत्म हो गया था, क्योंकि मेरे माइंड में मैंने वो इस तरह के अप्स एंड डाउन देखे थे, तो मेरे माइंड में अब ये क्लैरिटी था कि मुझे लेवरेज यूज ही नहीं करना है। ओह वाओ, ओके। जब लेवरेज 20x भी अवेलेबल था तब भी मैं 1x पे ही काम करता था। अच्छा, मतलब आप 1.5-2 लाख पे एक लॉट सेल करते थे? मैं उतना ही कर रहा था, तो मुझे लेवरेज सितंबर में चला गया, उससे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ओके। ठीक है, अब आते हैं कि हमने इस दौरान 1-1.5 साल में उसके अंदर क्या चेंजेस किए हैं, कैसे अपने आप को इम्प्रोवाइज किया। तो 2021 में जब मैंने इस सिस्टम को शेयर किया था, तो मैं इस सिस्टम को स्पेशली सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करता था। अच्छा। फेस टू फेस होने का मुझे एक बेनिफिट ये मिला कि मुझे कई लोगों से मिलने का, बात करने का मौका। ओके। मैं जिन लोगों के साथ मिला, कुछ लोगों ने मुझसे वो सिस्टम लिया, मतलब लिया इन द सेंस कि तब तक वो एल्गोस का नहीं बना था, लेकिन वो हम टच में रहते थे कि आज मैं ये ट्रेड कर रहा हूँ, आज मैंने ऐसे ट्रेड किया। तो मुझे कुछ नहीं, ट्रेडर्स ने ही बताया कि आप बैंक निफ्टी में भी ऐसे करो, तो ये अच्छा वर्क करेगा। ओके। मैंने उस एस्पेक्ट से कभी सोचा ही नहीं था कि बैंक निफ्टी में भी इसको ऐसे करना चाहिए। ओके। उस बंदे के बताने के बाद मैंने फिर उसको चार्ट्स पे रीड करना शुरू किया कि ये कैसे कर रहे हैं। अच्छा। फिर मैंने देखा कि मोरलेस जितना ये निफ्टी में परफॉर्म कर रहा है, उतना ही ये बैंक निफ्टी में भी परफॉर्म कर रहा है। ओके। और अगर मैं दोनों इंडेक्स को साथ में ट्रेड करता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एज मिलता है। वाओ। तो जहां तक बात इम्प्रोवाइजेशन की है, एक तो बड़ा इम्प्रोवाइजेशन ये कि हमने इसके अंदर दूसरे इंडेक्स को इंक्लूड किया। नाइस। दूसरा जो मेजर हमने इम्प्रोवाइजेशन किया वो ये कि पहले मैं थ्रू आउट द वीक, मंडे टू फ्राइडे को ट्रेड करता था, थ्रू आउट द ईयर। लेकिन अब जैसे जैसे मार्केट में हम लोग और चीजें सीखते जा रहे हैं, अभी हम 100% सब चीजों की ज्ञाता नहीं बने, लेकिन धीरे धीरे चीजों को सीख रहे हैं। जैसे जैसे मार्केट का वोलेटिलिटी का फेस आ रहा है, नई नई चीजें देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अब ये समझ में आ रहा है कि हाँ, अब आपको वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग भी अपनी पोजीशंस को शिफ्ट करना चाहिए। यानी कि आपको किस दिन कितना पोजीशन लेना है, आपको ये भी डिफाइन करना चाहिए। आपको किन सेलेक्टिव डेज पे काम करना है, आपको ये भी डिफाइन करना चाहिए। आपको किन प्रीमियम्स पे किस दिन काम करना है। मान लो सपोज मुझे आज निफ्टी का प्रीमियम सही नहीं लग रहा, बैंक निफ्टी का जस्टिफाइड लग रहा है, तो मैं सिर्फ बैंक निफ्टी काम कर रहा हूँ। मैं लास्ट 2 एक्सपायरी से निफ्टी में काम ही नहीं कर रहा। ओके। तो वो जस्टिफाइड लग ही नहीं रहा, तो मैं बैंक निफ्टी पे काम कर रहा हूँ। जस्टिफाइड की क्या डेफिनेशन है, मतलब? मुझे कंपैरेटिवली ये दिख रहा है कि मार्केट में जो करंट वोलेटिलिटी का फेस है, निफ्टी इजीली, हाँ हाँ, या कहीं कुछ मेरा, हाँ, तो सपोज मार्केट में जो करंट वोलेटिलिटी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग निफ्टी इजीली 150-200 पॉइंट मूव कर जाता है। उसके सामने मुझे अगर 80-90 पॉइंट का प्रीमियम मिल रहा है, तो मुझे वो जस्टिफाइड नहीं लग रहा है उस मूव को वो हैंडल करना। ओके। मेरा मुझे बैंक निफ्टी लग रहा है कि हाँ वो ठीक है, 300-325 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो वो अगर 200-300 पॉइंट या बैंक निफ्टी के अंदर मूव आता है, तो वो उसको हैंडल कर सकता है। बहुत ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ या मैं इसको कर लेता हूँ, लेकिन मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि हाँ, आपके पास इतना प्रीमियम होना चाहिए जो थोड़ी वोलेटिलिटी को एब्सॉर्ब करे। तो ये छोटे छोटे जो चेंजेस हैं या छोटे छोटे इम्प्रोवाइजेशन है, ये लास्ट 1-1.5 सालों में हमने किए हैं, और समहाउ इन्हीं की वजह से मार्केट में अपने आप को हमने अब तक बना के रखा। नाइस नाइस। अमित भाई, क्या वो पॉसिबल है आप जो स्ट्रैटेजी करते हो उसको ब्रीफली आप शेयर कर दो, या कुछ ऐसा सेटअप जो आप बताना चाहते हो कि दिस इज मोर और लेस सिमिलर टू व्हाट यू डू, ताकि हमारी ऑडियंस को वो भी बेसिकली पता लग जाए। आप मुझे अगर अलाउ करो तो मैं आपको प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ।
अरे वाह, नाइस. सो यू कैन स्क्रीन शेयर. आई हैव गिवन यू द राइट्स ऑफ होस्ट. ओके हाँ, you can, and also brief us about your ये Algotech platform. ओके, अब आप ये प्लेटफॉर्म देख पा रहे हैं, Yes, एल्गोटेक? I can see. इसके बारे में बताओ मुझे पहले थोड़ा बहुत ही, क्या दिखा रहे हो आप मुझे? ओके ठीक है, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो मैंने अभी अपना रिसेंटली डेवलप किया है. ये एपीआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है. Okay. और इस पे अगर आप देख पा रहे हो तो ऊपर कुछ एक सिस्टम्स यहाँ पर मैंने ऐड किए हुए हैं. 920 स्ट्रेडल आप देख पा रहे हो हाँ देख रहा हूँ, पर ये है क्या चीज लेफ्ट हैंड 920 साइड straddle? कॉर्नर में. सॉरी. ये 920 straddle क्या होता है सर? ये तो वो बात हो गई ना कि दिया कहे कि मुझे वो रोशनी दिखा दो. नहीं, थोड़ा बदनाम ज्यादा है इसलिए पूछा मैंने. हाँ जी सर, कैरी ऑन. ठीक है, तो 920 स्ट्रेडल, एक ही आप देखिए उसमें बाय ऑप्शन, ये ऑप्शन बाइंग का सिस्टम है. अच्छा. नीचे डिवीजर और ट्रेलिंग. तो हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं कि एक्चुअली इसमें मैंने क्या क्या अभी तक ऐड किया. ओके सर. ठीक है, तो 920 स्ट्रेडल में ना मैंने यहाँ पर इसको अभी तक 3 वेरिएंट्स में यहाँ पर इसको अवेलेबल कराया. ओके. सिंपल, कॉस्ट, शिफ्ट एसएल और रोलिंग. ओके. ठीक है, सिंपल में मींस कि अगर आप जो भी स्ट्रेडल को शॉर्ट कर रहे हैं, एक लेग का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो दूसरे लेग के स्टॉप लॉस को हम ओरिजिनल प्राइस में रखते अच्छा. ओके. हैं. और कॉस्ट शिफ्ट एसएल में हम कर रहे हैं कि एक लेग का स्टॉप लॉस हिट होने के बाद पेंडिंग लेग के स्टॉप लॉस को हम कॉस्ट प्राइस पे शिफ्ट करते हैं. ओके. तो ये दो, तो यह सब आई थिंक मोस्टली लोग इसको जानते होंगे. तीसरा जो एक वेरिएंट में यहाँ पर अवेलेबल करा रहा हूँ वो है रोलिंग मैकेनिज्म. ओके. इस रोलिंग में हम क्या कर रहे हैं कि एक लेग का स्टॉप लॉस हिट होने के बाद पेंडिंग लेग की स्ट्राइक को हम रोल अप या रोल डाउन करते हैं मार्केट की डायरेक्शन. ओके. ओके. सपोज आपके कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो गया ठीक है. तो पुट आपकी आउट ऑफ द मनी हो चुकी होगी. ओके. तो हम पुट को वापस से एट द मनी पे शिफ्ट कर देंगे. ओके. ओके. अब जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता रहेगा हम पुट को रोल अप करते हैं. और कितना ऊपर जाने पे रोल अप करोगे? ये 100 एवरी 100 पॉइंट पे. अच्छा, इसका मतलब है लेट्स से हमने 35,000 कॉल और 35,000 पुट को बेचा हुआ है, मार्केट ऊपर जा रही है एंड 35,000 कॉल इज आउट ऑफ द पिक्चर, स्टॉप लॉस कट गया, और जैसे ही 100 पॉइंट मार्केट ऊपर गई, अब वो ओटीएम हो चुका होगा, उसमें कुछ डीके आ चुका होगा, 35,000 पुट हट जाएगा, फिर से एटीएम आ जाएगा. ओके, ठीक है. मतलब बेसिकली ये रोलिंग मैकेनिज्म ऐड करने का थॉट प्रोसेस क्या है मैं वो भी जी. कि 920 स्ट्रेडल ये मोर ऑफ अ डायरेक्शनल स्ट्रेटजी. राइट. आप स्टार्ट करते हो नॉन डायरेक्शनल व्यू से एंड अल्टीमेटली 70-80% ऑफ द टाइम्स आपके किसी न किसी एक लेग का स्टॉप लॉस हिट हो. बिल्कुल. ठीक है, तो आपके पास पेंडिंग एक ही बचता है तो ये डायरेक्शनल में कन्वर्ट हो. बिल्कुल. अब लेट्स से आप 200 पॉइंट्स का कॉल एंड पुट शॉर्ट करते हो, 200 पॉइंट्स का कॉल एंड 200 पॉइंट्स का पुट, एंड हाइपोथेटिकली आप उसके अंदर 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हो. ओके. मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ 275 पॉइंट्स में लेट्स से कॉल का स्टॉप लॉस हिट होता है तो उस टाइम पे पुट का जो प्रीमियम है वो समवेयर अराउंड 125-130 के आसपास कहीं रह जाए. ठीक है, अब अगर इस लेवल से मार्केट 1000 पॉइंट रैली कर जाता है, मतलब 1000 पॉइंट का ट्रेंडिंग मूव दे लेता है, तो आप उस 120-130 पॉइंट के ऑप्शन से हम मैक्सिमम 100-110 पॉइंट ही निकाल सकते हो. तो मुझे ये कहीं भी एक मीनिंगफुल सिस्टम नहीं लग रहा था कि मैं किसी नॉन डायरेक्शनल सिस्टम पे काम कर रहा हूँ और एक ऐसा दिन जो मेरे लिए मोस्ट फेवरेबल है, उस दिन मैं सिर्फ 100 पॉइंट लेके रह जाऊं अपनी पोजीशन. ठीक है, तो मैं व्हाई नॉट की अपनी पोजीशन को रोल अप करता रहूं मार्केट की डायरेक्शन के अंदर, तो उस 1000 पॉइंट के मूव में से एटलीस्ट मैं 400 से 500 पॉइंट तो निकालूं. हम 920 या इंडिविजुअल लेग स्टॉप लॉस को ट्रेड क्यों कर रहे हैं, हम किसी भी ट्रेंडिंग मूव पे कैच करना. तो मेरा जो बेसिकली इसके अंदर आइडिया था वो ये था कि अगर आप इसको कर रहे हो तो इसमें रोलिंग मैकेनिज्म ऐड करो सो दैट कि ये आपकी परफॉर्मेंस को थोड़ा इंक्रीज करे, बेटर. ओके. तो जो मुझे समझ में आया अमित भाई वो ये है कि ट्रेंडिंग डेज को तो बहुत अच्छा कैप्चर कर लेगा, अच्छे से अच्छा थीटा भी दे देगा, बट मीन रिवर्जन के लिए ये एसएल्स भी तो काटेगा, डबल एसएल डेज भी आएंगे. मीन रिवर्जन के लिए मतलब जैसे आपका 100 पॉइंट मूवमेंट के बाद इट रिवर्टेड बैक, रिवर्स होगी, डायरेक्शन रिवर्स होगी,
एंड वो जो आपका एटीएम वाला होगा अब वो पहले कटेगा रादर देन जो ओटीएम आपका पड़ा होगा। डेफिनेटली कटेगा, डेफिनेटली कटेगा। और आपके बैक टेस्टिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग दिस इज वर्किंग फाइन। नहीं, ये मैंने बैक टेस्ट नहीं किया, इसको मैन्युअली मैंने इसको टेस्ट किया। नाइस, थ्रू द चार्ट्स एंड अदर थिंग्स। हाँ, मैं बल्कि आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप इसको कोशिश करोगे टेस्ट करें। ओके तो मैं ठीक है, मैं इसको, मेरे को भी अच्छा लग रहा है ये, तो पहले मैं इसको इंटरनली बैक टेस्ट करूंगा, आपके साथ शेयर करेंगे, अगर अच्छा रहा तो हम पब्लिक के लिए लॉन्च कर देंगे इसको। ठीक है। तो मतलब मेरा थॉट प्रोसेस के अंदर रोलिंग का ये था, अब मैं ये कितना सही है, मुझे ये सही लगा कि ये एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए। ऑसम, बिल्कुल सही है, थॉट प्रोसेस इज राइट। चीज है कि सपोज मार्केट में हम लोग इसको 600 पॉइंट या 700 पॉइंट्स की रैली तक अपनी स्ट्राइक को हम रोल अप या रोल डाउन करते ले गए, उसके बाद अगर मार्केट रिवर्सल लेता है तो वो बहुत जल्दी स्टॉप लॉस करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट यू विल, वो एक एरिया ऐसा है जहाँ पे भी वर्कआउट करना पेन के पास। अमेजिंग, ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा, तो ये तो हो गया 920। दूसरा एक ये बाय ऑप्शन का एक सिस्टम मैंने यहाँ पे एक और ऐड किया हुआ है, जिसके अंदर ये दोनों ही इंडेक्स में, बेसिकली निफ्टी और बैंक निफ्टी में, इसमें हमें सिर्फ यहाँ पे अपना रिस्क डिफाइन करना होता है कि आपको पर ट्रेड पे कितना रिस्क यहाँ पर डिफाइन करना है, वो आप यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं, और उसके बाद सिस्टम के अंदर जो भी इसका लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग ये अपना ट्रेड ही है। अच्छा, ये आपका एक अपना बाइंग सिस्टम है? सॉरी, ये आपका एक अपना बाइंग सिस्टम है? ओके, ये ऑप्शन बाइंग का सिस्टम है बेसिकली। ठीक है। और जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिस्क डिफाइन कर देते हैं, और मैक्सिमम ये दिन में 2 बार ट्रेड लेता है। तो जितना भी आप रिस्क डिफाइन करते हैं तो मैक्स टू मैक्स उसका डबल लॉस हो सकता है, जो कि बहुत रेयरेस्ट अकरेंस। ओके, इस बाइंग सिस्टम का बेसिक आइडिया हमें दे सकते हो कि यार ये किस लॉजिक के ऊपर बेस है? अच्छा, चलो इसके बारे में भी बात करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो तीसरा यहाँ पर ये जो सिस्टम है, डिवीजर ऑफ द ट्रेलिंग एसएल, ये वो सिस्टम है जो मैंने अपने 21 में विवेक बजाज के साथ जो फेस टू फेस रिकॉर्ड किया था, ये सिस्टम मैंने वहां पर शेयर किया था, इसका भी यहाँ पर एल्गो है। ठीक है, बढ़िया। तो अब थोड़ा सा मैं इसका आइडिया देता हूँ कि ये सिस्टम में एक्चुअली हम करते हैं। ठीक है, हम लोग इसके अंदर ना डे वाइज अपने स्ट्रेडल को शॉर्ट करते हैं, और उसके प्रीमियम को हम एक पर्टिकुलर डिवीजर से डिवाइड करके अंडरलाइन पर एक अपर और लोअर रेंज को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने लेफ्ट से कॉल एंड पुट का कंबाइंड 600 पॉइंट्स में स्ट्रेडल को शॉर्ट किया, ठीक है। और मैं यूजुअली फ्राइडे मंडे एंड ट्यूसडे को 3 डिवीजर यूज करता हूँ, वेडनेसडे को 2 डिवीजर यूज करता हूँ। तो मेरा जो 600 पॉइंट्स का प्रीमियम है, मैं उसको, अगर मैं फ्राइडे को ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, 200 हो गया। हाँ। तो ये यहाँ एग्जिट पैरामीटर में मैंने 3 डिफाइन किया। तो जिस भी मोमेंट पे मेरा स्ट्रेडल शॉर्ट होगा, उस टाइम पे अंडरलाइन का जो भी प्राइस होगा, ठीक है, ये उस अंडरलाइन के प्राइस में 200 ऐड करेगा और 200 माइनस करेगा, और एक रेंज क्रिएट कर देगा, अपर रेंज और लोअर रेंज। अच्छा, चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल के साथ, स्ट्रेडल का प्रीमियम चल रहा है 600 रुपए, और 35,000 हमारा एटीएम है, तो आप क्या करोगे? 35,000 प्लस 200 एंड माइनस 200? हाँ, 35,000 तो एटीएम है, और लेट्स से 35,000 एग्जैक्टली अंडरलाइन का प्राइस है। ठीक है, तो 600 हमें टोटल प्रीमियम रिसीव हुआ, इसका डिवीजन हम 3 यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास 200 पॉइंट्स का एक नंबर निकल के आया। हम इस 35,000 में 200 ऐड करेंगे तो 35,200 का एक रेंज आ जाएगा, नीचे में 34,800 का एक रेंज बन के आ जाएगा। तो अगर ड्यूरिंग द डे मार्केट इस 400 पॉइंट की रेंज में रहता है, ठीक है, तो मेरी पोजीशन थ्रू आउट द डे कैरी होती रहेगी। ठीक है, अदरवाइज अगर इस रेंज से वो क्रॉस करता है तो इस करंट पोजीशन को काट के वो नई पोजीशन में एंटर करेगा। कुछ री एंट्री के मेरे क्राइटेरिया है आरएसआई के, इंडिया विक्स की आरएसआई को टेस्ट करने के, वो क्राइटेरिया को टेस्ट करने के बाद। नाइस नाइस, ये तो आपने बताया हुआ पूरा फेस टू फेस में आरएसआई। ये वहां में मैंने वो कंप्लीट सिस्टम ये मैंने वहां पे शेयर किया, तो मतलब मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया दिया है कि हम लोग इस सिस्टम में कर क्या। बिल्कुल सही है, ठीक है। और थर्सडे के दिन इसके अंदर हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हैं। ओके, जो भी प्रीमियम हमें रिसीव होगा उसके लिए हम एक सर्टेन स्टॉप लॉस डिफाइन कर देंगे। 20% हम लोग यूजुअली 20% डिफाइन करते हैं। 20% का स्टॉप लॉस डिफाइन करेंगे, और जैसे जैसे प्रीमियम नीचे आता रहेगा वो उस प्रीमियम को ट्रेल, स्टॉप लॉस को ट्रेल करता है। ठीक है, ये वो मैकेनिज्म है। इसके अंदर हम चाहे जितनी चाहे
नंबर ऑफ टाइम्स एंट्री को डिफाइन कर सकते हैं जितने, जैसे कि मैं सपोज ये करना चाहूँ, मैं कर रहा हूँ, एक एंट्री मैंने डिफाइन किया, जैसे ऐड पे क्लिक किया तो नीचे वहाँ पे इंस्टेंस ऐड हो गया 9:30 नाइस। ठीक है। अगर मैं सपोज एक चाह रहा हूँ कि मेरा एक 9:35 पे भी हो तो मैंने एक 9:35 को भी कर दिया। फिर मैं ऑप्शन बाइंग का भी एक चाह रहा हूँ तो मैंने ऑप्शन बाइंग का भी नीचे ऐड कर दिया। अरे वाह। फिर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे रोलिंग मैकेनिज्म का 920 ट्रेड करना है विद 50 पॉइंट स्टॉप लॉस, तो मैंने इसको भी ऐड कर दिया। फिर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को इसी पे 25% यूज करना है तो मैंने परसेंटेज मार्क लगा के इसको भी ऐड कर दिया। तो जितने भी मैं चाह रहा हूँ वो इंस्टेंस को ऐड करता जाऊँ। तो लास्ट में मेरे को बस यहाँ पे इसको क्लिक करना है, इसका स्टार्ट करना है और उसको ये शुरू तो छोड़ देना, बाकी सब ये अपने आप। ओह नाइस। जो भी ट्रेड होगा उसकी वहाँ पे ऑर्डर बुक में यहाँ पे आ जाएगा, नेट पोजीशन उसकी यहाँ पे। अच्छा, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं बनाते, वैसे डाइवर्सिफाइड आपने एल्गो का एक सोल्यूशन दिया हुआ है। हाँ, अभी एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूँ तो जैसे 920 के 3 वेरिएंट्स अवेलेबल है और ऑप्शन बाइंग का एक सिस्टम हो गया। और डिवीजर और ट्रेलिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये भी अपने आप में 2 सिस्टम है, एक डिवीजर और एक ट्रेलिंग। टोटल में अगर मैं देखूँ तो ये 6 सिस्टम है और मैं धीरे धीरे इसके अंदर चीजें ऐड करता जा रहा हूँ। तो मेरा अल्टीमेट गोल है कि इसको अपने पोर्टफोलियो को कंप्लीटली डाइवर्सिफाई किया जाए। Oh, that's nice. तो ये सिस्टम आप इंटरनली अभी यूज करते हो या आप कोई फंड मैनेज करते हो उसके लिए भी यूज करते हो, या कैसे है ये सिस्टम, या पब्लिक? हाँ, ये जो मैं मेरे तो अपने लिए करता ही हूँ और कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं मैं उनको भी देता हूँ, वो भी यूज करते हैं। अच्छा, वैसे पब्लिकली नहीं है अवेलेबल, जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना एल्गो के? नहीं, पब्लिक जो भी है मतलब बेसिकली अल्टीमेटली क्लाइंट मैं उसी को बोल रहा हूँ जो मेरा ये प्लेटफॉर्म यूज करता है। अच्छा ठीक है, बढ़िया, ओके। नहीं, इफ समबडी वांट्स टू कनेक्ट कि यार ये पॉडकास्ट के बाद कि मुझे एक बार अमित जैन से बात करनी है, उनका एल्गो ट्रेड यूज करनी है, सो दे शुड कनेक्ट टू यू बेसिकली फॉर हाँ, यू। तो उसके लिए आप मुझसे कनेक्ट हो या एक बार आप मेरी वेबसाइट पे चले जाए तो वहाँ कैसे इसको लेने का प्रोसेस है तो वो वहाँ पे पूरा डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, वेबसाइट कौन सी वेबसाइट है जरा बताओ? algotech.co.in। algotech.co.in। अच्छा, ठीक ठीक। तो बेसिकली अब ये कुछ स्ट्रेटेजीज है ना, जैसे मैंने आपको बताया डिवीजन बेस्ड स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी है, सॉफ्टवेयर का एक इमेज है, उसका पिछला फ्रंट टेस्ट रिपोर्ट है, ड्रॉडाउन, ये सब चीजें कैसे ये काम करता है, क्या इसके फंक्शनैलिटीज हैं, क्या फीचर्स हैं, कैसा एग्जीक्यूशन है, मैं क्या रिकमेंड कर रहा हूँ, कैसे आपको सब्सक्राइब करना है, ये सब कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो जिसको भी इसमें हर स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल्स जाननी है वो एक बार जाके अमित भाई की वेबसाइट के बारे में पढ़ ले, एंड सब्सक्राइब करने से पहले अगर उसको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो अमित भाई से ले ले। इवेंचुअली मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा गो थ्रू करने के लिए, क्योंकि इसलिए नहीं कि वो सब्सक्राइब करें, इसलिए कि उनको एक शायद आइडिया मिल जाए। कई बार क्या होता है अमित भाई, मेरे को पॉडकास्ट करने से आपको पता है सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या मिलता है, कि मुझे आइडियाज मिल जाते हैं नए नए, कि यार क्या ब्रिलियंट आइडिया। जैसे आपके इसमें 2 आइडियाज मिल गए मुझे, एक जो हमने अभी डिस्कस किया और एक मुझे स्ट्रैडल प्रीमियम से रिलेटेड भी मिल गया। जैसे आप थर्सडे वाला कर रहे हो ना, थर्सडे को डिवाइड बाय 3 वाला कर दो, मंडे को डिवाइड बाय 2 वाला कर दो, सो यू गेट द रेंज आउट ऑफ इट। तो मेरे को तो बहुत सारे आइडियाज ऐसे शॉर्ट अप होते हैं। सो ग्रेट अहमद भाई, एक बार हम स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो चाहे। ओके नाइस। सो यार एल्गो प्लेटफॉर्म तो आपने मस्त बना रखा है, और इवेंचुअली यू आर आल्सो सेइंग आप इसमें ग्रो भी कर रहे हो। नाइस। तो प्लेटफॉर्म तो एक बार बना दिया तो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ स्टॉप हो गया, इम्प्रोवाइजेशन वगैरह हो गया या कुछ छोटी छोटी चीजें निकलती रहती हैं, वो जैसे चीजें सामने आती है वो उसके अंदर इम्प्रोवाइज होती है। जहाँ तक बात सिस्टम्स की है तो पाइपलाइन में कुछ ना कुछ रहता ही है जो टाइम टू टाइम उसमें आता है। आई थिंक हम भी ऐसे इवॉल्व होते हैं ना, कि यार कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन आ गई, मार्केट बिहेवियर पता लग गया, उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ अपडेट कर दिया, इवॉल्व कर दिया अपनी स्ट्रैटेजीज को। बट यार मेरे को कुछ ना आपके ऑब्वियसली 17 के बाद आप ज्यादा मेच्योर हो गए। 17 के बाद आपको समझ में आ गया कि यार नेक्स्ट टाइम अगर मेरे साथ लोअर सर्किट का टाइम आएगा तो मुझे कैसे बिहेव करना है। बट फिर भी उस फेजेस में भी आपके कुछ टफ फेजेस रहे होंगे। सिस्टमैटिक की जर्नी भी इतनी इजी जर्नी नहीं है जैसे लोगों को लगता है ना, कि यार पैसा डालो एल्गो अपने आप कमा के दे देगा। दिस इज नॉट लाइक दैट। बट कुछ टफ फेजेस आपके उसमें भी रहे होंगे अमित भाई। आई वांट टू नो फ्रॉम दैट कि आपके सिस्टमैटिक जर्नी की 17 के बाद कैसे कैसे टफ फेजेस रहे। इट कैन बी एनीथिंग,
यार एक सिस्टम जिस पे आप पे बिलीव था बट वो इतना ज्यादा ड्रॉ डाउन दे गया, एंड देन हाउ डिड यू रिकवर फ्रॉम दैट एंड दोस थिंग्स? जब से मैंने ये सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में मैं आया हूँ, मेरा वर्स्ट टू वर्स्ट ड्रॉडाउन 5.5% है। वाओ। ठीक है, तो इस दौरान में मुझे अब तक ऐसा कोई फेस नहीं मिला है कि जो मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो गया हो, मैं समझ नहीं पाया। अच्छा। और क्या होता है कि अब जैसे जैसे आप टाइम निकलता जा रहा है, आप चीजों को देखते जा रहे हो, समझते जा रहे हो, तो आप मार्केट का बिहेवियर भी थोड़ा सा और अच्छे से समझ पा रहे ट्रू। हो। अब अपने को ये पता है कि अगर मार्केट में इस तरह का एनवायरनमेंट चल रहा है, तो मुझे अपनी पोजीशन साइज को थोड़ा सा उसी के अकॉर्डिंग शिफ्ट कर लेना चाहिए। मैं ट्विटर पे बहुत टाइम से ये बात बोलते आ रहा हूँ, इस पे मैंने कुछ थ्रेड्स भी लिखे हैं कि आप अपनी पोजीशन साइज को कैसे मैनेज करें। और ये मैं हाइपोथेटिकली नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे नहीं, पोजीशन साइज आप ऐसे कम करो। मैंने कुछ वहां पे एग्जांपल्स भी देने की कोशिश की है कि अगर वोलेटिलिटी इस तरह से इंक्रीज हो, मैंने उसको एक्चुअली में विक्स से रिलेट किया कि अगर इंडिया विक्स यहाँ इस लेवल पे आ जाए, मतलब मार्केट में अनसर्टिनिटी का एनवायरनमेंट बढ़ रहा है, मार्केट में इरेटिक मूवमेंट्स आएंगे, तो आपको अकॉर्डिंगली अपना पोजीशन साइज उसके कम कर देना चाहिए। आप सपोज अपना पोजीशन साइज मार्केट की हाई वोलेटिलिटी में कम कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ड्रॉडाउन कंट्रोल हो जाएगा। आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ ऐसा डिफाइन कर लो कि मुझे इस जोन में काम ही नहीं करना है, आपका ड्रॉडाउन अपने आप कम हो जाएगा। आप प्योरली सिस्टमैटिक ट्रेडर होने के बाद भी थोड़ा सा डिस्क्रिशन उसके अंदर ये ऐड करके रखो कि मुझे अब करना है काम, अब नहीं करना है, अब मेरा ये पोजीशन साइज है, अब मेरा ये पोजीशन साइज है। बहुत फ्रीक्वेंटिंग कि मेरे को संडे मंडे को करना है, ट्यूसडे को नहीं करना है। आप ब्रॉडर टाइम फ्रेम में कुछ चीजें डिफाइन करो, तो लास्टली आपको उसका बेनिफिट मिलता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स और इन टर्म्स ऑफ ड्रॉडाउन। ओके, एक बार एग्जांपल ले लेते हैं इन दोनों चीजों का। पहले तो आप पोजीशन साइज के बारे में बता दो भाई कि हाउ डू यू ट्रीट पोजीशन साइजिंग, आपके लिए क्या है, क्योंकि कई लोगों की डेफिनेशन अलग होती है पोजीशन साइजिंग में। सबसे पहला, नो लिवरेज। नो लेवरेज। तो सबसे जो मेजर मेरा पोजीशन साइज है वो यहाँ डिफाइन है। ठीक है। ठीक है, दूसरा है, जब तक इंडिया विक्स 20 के नीचे रहता है तो मैं अपने कंप्लीट पोजीशन साइज तक रहता हूँ। ऑसम। ठीक है, अब वो 100% नहीं है, उसमें भी 5-7% फ्री रहता है। जैसे ही मार्केट आप इंडिया विक्स सपोज 20, 21, 22 के आसपास या इससे ऊपर निकल गया, तो मैं बाकी अदर डेज पर अपनी पोजीशन साइज को रिड्यूस कर दूंगा, कहीं बार 75% पे ले आऊंगा या 50% पे ले आऊंगा। ओके। और अगर मैं थर्सडे को हूं तो थर्सडे में भी अगर मेरा, मैं देख रहा हूँ कि मार्केट बहुत ज्यादा वाइल्ड बिहेव कर रहा है, तो मैं 50% से ज्यादा मैं थर्सडे में भी नहीं जाऊंगा। ओके। और अगर इन टोटल इंडिया विक्स 30 से ऊपर निकल गया, हम्म। तो मेरा लैपटॉप कंप्यूटर सब बंद रहेगा, खुलेगा ही। अच्छा। ओके। तो ये मैंने अपने लिए कुछ रूल्स बनाए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये रूल फॉलो कर दूं। नाइस। हाँ, मैं एक बार ना स्टॉक मॉक को प्लग करूंगा थोड़ा सा कि हम्म, जैसे हमें सबसे ज्यादा ना इसकी भी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी लास्ट ईयर। हमने व्हाट वी डिड इज, क्योंकि लोग बोलते थे यार आप स्टॉक मॉक के रिजल्ट्स तो दिखा देते हो 5 साल के, बट उसमें हमें एक विक्स का फिल्टर भी चाहिए। तो आई थिंक हमें 1-1.5 साल पहले ही हमने हम्म, विक्स का फिल्टर भी डाल दिया। एंड आई टेल टू माई ऑडियंस दैट दिस इज हेल्ड ब्यूटीफुली वेल, क्योंकि रिजल्ट के बाद अगर आप देखते हो विक्स लेस देन 30 में कैसे परफॉर्म किया है, इसने ग्रेटर देन 30 में कैसे परफॉर्म किया, तो आप शायद अमित अमित भाई की बात को और ज्यादा गहराई से समझोगे कि हाँ यार ये सिस्टम लो विक्स एनवायरनमेंट के लिए, ये सिस्टम 20 to 25 के लिए, ये सिस्टम अबव 30 के लिए। सो डेफिनेटली वी अंडरस्टैंड दैट। यार मेरा तो आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि यू आर इन द ड्रॉ डाउन ऑफ 5%, which is a very good decent number since 2017, right? अभी रिसेंटली मेरा जो ड्रॉडाउन था, जो मई मंथ में, वो 4% के आसपास। Oh, मई okay. मंथ मैंने 1.5% ड्रॉडाउन में क्लोज किया। Oh, wow. Nice. Okay. That's great. Great, great. April month was very tough for many people. So, okay. That's nice to know. I'm like, and like, यार आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप एक छोटा सा फ्रेमवर्क डिफाइन करोगे फॉर समवन हु इज स्टार्टिंग दिस जर्नी आउट? मतलब एक एक बंदा जो अपनी आस के साथ आ रहा है, एक आस के साथ आ रहा है कि यार मुझे इस जर्नी को, ऑप्शन सेलिंग को समझना है और इससे पैसे कमाने हैं, तो वो कौन कौन से डूज एंड डोंट्स ऐसे हैं जो आप
बताना चाहोगे जिसको फॉलो करें? इसका बहुत छोटा आंसर तो नहीं होगा, तो इसको थोड़ा हम और डिटेल में बात करें। श्योर। तो अभी हम ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्टॉक सबको साइड में रख देते हैं। ठीक है। आप मार्केट में आ रहे हो नए, आप मार्केट में कुछ टाइम से हो या आप मार्केट में बहुत टाइम से हो, ठीक है। एज अ ट्रेडर आप कौन से सिस्टम को ट्रेड करना प्रेफर करोगे? मींस या तो आपने किसी सिस्टम को हिस्टोरिकली मैन्युअली एनालिसिस किया हुआ, या आपने उसको कोड लिख के बैक टेस्ट किया। ओके। इधर में, या रैंडमली अगर मैं आपको कह दूं कि नीतीश भाई कल 5 मिनट के चार्ट पर 10-20 EMA क्रॉसओवर लगाओ, ये बढ़िया काम करता है, आप करोगे? डेफिनेटली नहीं करोगे। अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हो तो आप पहले उसको एनालिसिस करोगे, इस कंक्लूजन पे आओगे कि ये काम करता है कि नहीं, चाहे वो आप मैन्युअली करो, चाहे आप उसको कोड लिखकर बैक टेस्ट करो। बट पॉइंट ये है कि आप इस कंक्लूजन पर कैसे आ रहे हो कि 10-20 EMA क्रॉसओवर काम नहीं करता है? ऑब्वियसली हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस की। तो जो भी नया ट्रेडर मार्केट में आ रहा है या कुछ टाइम से है या पुराने भी हैं, अल्टीमेटली उनको अपनी इस जो हिस्टोरिकल चार्ट्स को एनालिसिस करने की प्रैक्टिस है, इसको और बढ़ाना चाहिए। चाहे आप मैनुअल करें, चाहे आप उसको बैक टेस्ट की फॉर्म में करें, ठीक है। अब अगर बात दूसरे साइड से करते हैं, लेट्स से कि अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सिस्टम बैक टेस्टिंग में तो परफॉर्म कर, लेकिन लाइव में वो फेल होता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? तो इसको भी समझना जरूरी है। बिल्कुल। सी, आप किसी भी सिस्टम को कोड करके उसको बैक टेस्ट कर रहे हो, तो वो बैक टेस्ट आपको उसका रियल इमेज दिखा रहा है जो आपने उसमें कोड किया है, प्रोवाइडेड आपने कुछ चीजें सही यूज की हैं, कि आप सही क्वालिटी डेटा यूज कर रहे हो, आप एंट्री और एग्जिट के लेवल सही डिफाइन कर रहे हो, आप कोई इनलिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स को टेस्ट नहीं कर रहे हो, आप प्रॉपर स्लिपेज कंसिडर, ये कंपोनेंट्स अगर आपने सही से कंसीडर किए हुए हैं, तो जो भी लॉजिक आप कोड कर रहे हो, वो बैक टेस्ट रिपोर्ट उसका आपको क्लियर इमेज दिखाएगा कि उसका रिजल्ट ये है, ठीक है। बैक टेस्ट रिपोर्ट सही दिखा रहा है, लेकिन ये हम हैं जो उसको गलत तरीके से रीड करते हैं, ठीक है। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि कोई भी बैक टेस्ट रिपोर्ट सामने आता है, मैं स्टॉक मॉक के भी बैक टेस्ट की बात कर रहा हूँ, उसके यूजुअली लोग कहाँ पे क्या गलती कर रहे होते हैं कि कोई भी बैक टेस्ट रिपोर्ट सामने आया है तो फर्स्ट नजर आपकी कहाँ जाती है कि वो कितना प्रॉफिट है, कितनी प्रॉफिट। आप थोड़ा और नीचे जाओगे तो वो कितना ड्रॉडाउन दिया है, या तीसरा आप थोड़े और उसको सही से स्टडी कर रहे हो तो आप कैलमार या एक्सपेक्टेंसी और वगैरह तो, और इस बेसिस पे जज कर लेते हो कि ये मेरा सिस्टम प्रॉफिट है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अगर आपका किसी भी सिस्टम को फाइनलाइज करने का या जज करने का वे आउट सिर्फ यही है, यही पैरामीटर्स हैं, तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाली है। आने वाली। बैक टेस्टिंग रिपोर्ट में आपको कई और स्टेटिस्टिक्स भी निकल के आते हैं जिनको आपको स्टडी करना है। आप अपने प्लेटफॉर्म पे स्टॉक मॉक में एक इक्विटी कर्व ड्रॉ करके देते हो, ठीक है। मेरा फोकस जनरली, मैं आप स्टॉक मॉक का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप वहां पे देते हो, मेरा जो फोकस मेनली रहता है उस इक्विटी कर्व के ऊपर रहता है कि ये सिस्टम टाइम ड्रॉडाउन में कितना रहा है, नंबर 1। नंबर 2, मेजरली क्या इस सिस्टम के अंदर कुछ आउटलायर्स हैं, ये आइडेंटिफाई करना। अगर सपोज मैं कोई ऐसा सिस्टम बना रहा हूँ जो 3 साल के बैक टेस्टिंग पीरियड में 1 साल कंप्लीटली टाइम ड्रॉडाउन में है, लेकिन फाइनली प्रॉफिटेबल है, लेकिन मैंने उसको इग्नोर कर दिया, तो मैं क्या उस सिस्टम को लाइव में ट्रेड कर पाऊंगा? डेफिनेटली नहीं कर पाऊंगा। या वो सिस्टम कंटिन्यूसली प्रॉफिट में है, लेकिन उसका मेजर परफॉर्मेंस सिर्फ आउटलायर्स के ऊपर डिपेंड है, तो क्या जरूरी है कि वही आउटलायर्स आपको फ्यूचर में भी रिपीट होंगे? इस तरह के सिस्टम मेजरली फ्यूचर में या लाइव ट्रेडिंग में बर्स्ट होते हैं। और आप नीतीश भाई, आप बताओ कि मेजरली किस तरह के सिस्टम होते हैं जो बैक टेस्ट में तो परफॉर्म करते हैं लेकिन लाइव में फेल होते हैं? देखो, मेरा एक्सपीरियंस तो इसमें बिल्कुल क्लियर है। जो आपने वर्ड यूज करा है ना, आउटलायर, वो वाले सिस्टम्स होते हैं बहुत ज्यादा, जो एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए चले होते हैं,
बट उसने ओवरऑल आपको ऐसा प्रेजेंट कर दिया होता है, जैसे एज्यूम करो 12 महीने हैं, उसमें से 2 महीने तो उन्होंने सुपर ऑसम दिए, वो वाले जो कोविड वाला टाइम था, बट बाकी टाइम उसने एवरेज दिया, बट ओवरऑल रिजल्ट आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो वो सिस्टम्स बेसिकली पहले होते हैं जो सबसे पहले फ्लॉप करते हैं इवेंचुअली, जिसको हम बोलते हैं आउटलायर्स। भाई आउटलायर्स के सिस्टम परफॉर्म करते हैं बैड बहुत ज्यादा। दूसरे सिस्टम वो होते हैं जिनको आपने, मेरा मानना है कि रैशनली नहीं बनाया होता, लॉजिकली नहीं बनाया होता, कि आप 26 ना करके 26.5% पे चले जाते हैं, 26.75% पे चले जाते हैं, और आप देखते हो कि यार 26 पे तो हिट कर रहे हैं, 26.75 पे हिट नहीं कर रहा। तो इवेंचुअली जब वो माइंडसेट होता है तो आप बेसिकली प्रॉफिट्स की तरफ फोकस कर रहे हो। और अगला आपने टच कर लिया इक्विटी कर्व वाला, कि यार मैं रादर देन स्टेयर केस चलना पसंद करूंगा, ऐसे 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 ऐसे, रादर देन टा टा टा। तो वो राइड मुझे नहीं चाहिए। बाकी आप बताओ भाई। आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। और इस तरह का जो मेजरली ये जो इवेंट्स होते हैं या ये जो अकरेंस होता है, ये मेजरली ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में आता है। आप ये देखोगे कि ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम की जो मेजर परफॉर्मेंस है वो सिर्फ आउटलायर्स के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, आउटलायर्स में किन को कह रहा हूँ कि अगर मैं इंट्राडे काम कर रहा हूँ तो एक क्लियर ट्रेंड दे, बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम। ठीक है, ये आउटलायर है। और ये जो अकरेंस है, मतलब मैं ये मानता हूँ कि ये जो अकरेंस है ये टोटल अकरेंस का मैक्सिमम 10%। बाकी के 90% हम क्या कर रहे हैं, हम उस 10% के अकरेंस को कैच करने की कोशिश। लेकिन 90% ऑफ द टाइम मार्केट कर क्या रहा है, अप डाउन, कभी ऊपर से रिवर्सल, कभी नीचे से वी शेप। हम 90% ये कोशिश करते रहते हैं कि उस 10% अकरेंस को कैच करें, और इस 90% में ही हम अपने अकाउंट को डैमेज करते हैं। तो जहां तक ये बात आती है कि सिस्टम बैक टेस्ट में तो चल रहा है लेकिन लाइव में नहीं चल रही, अब आपको ये नहीं पता है कि 90% का जो जोन है ये कितना लंबा है और कितना खराब है। आपको ये भी कोशिश करनी होगी कि आप इस 10% और 90% के बीच में भी एक बैलेंस, कि उस बैलेंस आप ऐसा करो कि इस 90% में आप अपने अकाउंट को ज्यादा डैमेज ना करो और आप अपने टाइम ड्रॉडाउन को भी कंट्रोल करके। मैंने अपने जो ऑप्शन बाइंग का सिस्टम बनाया, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि बहुत रोबस्ट सिस्टम बनाया, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि 10 और 90% के बीच में एक बैलेंस क्रिएट। ओके, स्टिल कोई वो होली ग्रेल नहीं आ रहा, ड्रॉडाउन उसमें भी आना है, लेकिन ओवरऑल इन चीजों से आप ओवरकम कैसे करोगे। ड्रॉडाउन भी आना है, आपने 10% 90% का बैलेंस भी कर लिया है, फिर भी ड्रॉडाउन आ रहा है, तो आप ओवरकम कैसे करोगे, आप कैसे इन चीजों को कंटिन्यू करोगे। उसका क्लियर आंसर है आपका डाइवर्सिफिकेशन। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है एलोकेशन। एलोकेशन अच्छा, इसको यूजुअली डिस्कस नहीं किया है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, आप सपोज 3 से 4 तरह के सिस्टम पे काम कर रहे हो, नॉन डायरेक्शनल के भी आपने 3-4 सिस्टम बनाए हैं, आपने डायरेक्शनल की भी 1-2 सिस्टम। तो आपको उन अपने हिस्टोरिकल एनालिसिस के बेसिस पर या फिर आपको अपने बैक टेस्टिंग रिपोर्ट को देखकर ये डिफाइन करना होगा कि मुझे इस पर्टिकुलर में इतना % एलोकेशन करना है, इसमें इतना % एलोकेशन करना है। मेरा जो यूजुअली मेथड रहता है कि जो सिस्टम जैसे ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है, वो सिस्टम हाई रिस्क टू हाई रिवॉर्ड सिस्टम होते हैं, उनकी एक्यूरेसी भी कम होती है। तो मेरा जो एलोकेशन होता है वो इन सिस्टम पे कंपैरेटिवली थोड़ा कम, दूसरे सिस्टम जहाँ पे ड्रॉडाउन कम है, थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, उन पे जो एलोकेशन है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा। तो एक कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम सिर्फ एक ट्रेडिंग सिस्टम ऐसा नहीं है कि आपने बैक टेस्ट किया और आपके सामने एक सिस्टम बन के आ गया। ये पूरा एक बुफे है आपके थॉट प्रोसेस का, आपकी स्ट्रैटेजीज का, आपके रिस्क मैनेजमेंट का, आपके एलोकेशन का, डाइवर्सिफिकेशन का, तब जाके कहीं एक सिस्टम बनेगा। फिर आपने कहा, जैसे पूछा कि आप ये ड्रॉडाउन में या लास्ट के 1-2 सालों में आपने कैसे सर्वाइव किया, ये इजीली चीजें मैनेजेबल हो सकती। नाइस। एलोकेशन इज आल्सो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। दूसरा मुझे ना एक मैं अपना एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जैसे हमने जब स्टॉक मार्केट स्टार्ट किया था, क्योंकि ये सारी चीजें हम स्टार्टिंग से ऐड करके रखी हुई हैं, हमने ड्रॉ डाउन हो गया, इक्विटी कर्व हो गया। ये एक चीज मुझे बहुत प्राउड फील होता है बोलते हुए कि पहले जितनी क्वेरीज हमें एमडीडी रिलेटेड आती थी,
पहले लोग जितना कर्व फिट करते थे अपनी स्ट्रैटेजीज को, वो अब ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गए, क्योंकि लोगों को ये समझ में आ गया कि कर्व फिट करके आप लॉसेस कब तक बचा लोगे, लॉसेस तो आएंगे, ड्रॉडाउन में जाएगा। तो एक कोई स्मार्ट वे होना चाहिए ना, जिसको पोजीशन साइज कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं। बैक टेस्टिंग इज नॉट जस्ट अबाउट कि एक स्टैटिस्टिक्स दिखाया, अरे उसके नीचे डे वाइज रिपोर्ट है, टेक इट एज अ स्टडी। देखो बैक टेस्टिंग को अगर स्टॉक मार्केट ने वन क्लिक बना दिया, विच इज अ इजी वे ऑफ डूइंग इट, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपका रिसर्च पार्ट खत्म हो गया, आपके एनालिसिस तो अभी भी उतनी जारी रहेगी ना। तो जो मैं आपको बीच में रोक के बोल रहा हूँ कि आपने एक ऐसा चीज दे दिया है कि बैक टेस्टिंग, आपने कोई लॉजिक आपको लेके आता है आपके प्लेटफॉर्म को, फिर उसने आके वो चीजें पैरामीटर्स को फीड किया, एक क्लिक किया, आपके सामने रिपोर्ट बन के आ। आपका बैक टेस्टिंग रिपोर्ट इतना ज्यादा डिटेल में है, अगर कोई चाहे तो उससे अपने बहुत सारे डिसीजन ले सकता है कि मुझे, आपका रिपोर्ट सिर्फ ये बता रहा है कि यस ये सिस्टम में एज है, ठीक है, लेकिन उसके नीचे इतना बड़ा पन्ना उसका डिटेल एनालिसिस के लिए भी तो है, आप वहां भी तो जाओ, उसके ऊपर R&D करो कि मुझे। अब सिंपल सी एक चीज अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि मार्केट लेट से कुछ डिफरेंट साइकिल में प्ले करता है। अगर मैं इसको इजीली बोलूं तो लो वोलेटिलिटी, मॉडरेट वोलेटिलिटी और हाई वोलेटिलिटी। बिल्कुल, अगर मैं सिर्फ इस बेसिस पे ही उस परफॉर्मेंस को जज करूँ कि किस तरह का एनवायरनमेंट ऐसा है जहां पर मेरा सिस्टम बेटर परफॉर्म कर रहा है, यहाँ कहाँ मॉडरेट परफॉर्म कर रहा है, मुझे कहाँ पे पोजीशन साइज को कैसे रखना है, आपको सिर्फ उस बैक टेस्ट रिपोर्ट को ठीक से एनालिसिस करना है ना। जो अभी तक प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं कोड कहाँ करूँ, कैसे टेस्ट करूँ, अरे वो तो एक क्लिक में मिल गया, अब रीड तो आप करो। इसीलिए मैंने शुरू में भी यही बोला था, बैक टेस्ट सही दिखा रहा है, आप गलत रीड कर रहे हैं। ये इतना क्रिटिकल है ना, जिसको भी मैं बोलता हूँ, मैं उसको ये बोलता हूँ कि यार तूने कितनी स्टडी करी है, क्या तूने अपने सारे लॉस मेकिंग डेज को एनालाइज किया है, क्या तूने अपने टॉप 5 प्रॉफिटेबल डेज को हटा के देखा कि यार आउटलायर्स तो नहीं है, सब कलेक्टिव एक जगह प्रॉफिट तो नहीं है। सो देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी डन। देखो क्विक बग तो किसी को नहीं मिलेगा। जैसे विवेक बजाज, मैं पिछले लास्ट पॉडकास्ट में विशाल भाई के साथ भी मैंने बोला कि विवेक बजाज क्या बोलते हैं भाई कि टाइम लगेगा, एजुकेशन को टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा, वरना लॉन्ग टर्म नहीं टिक पाओगे यार। ये डोपामिन नहीं है कि एक बार दिखा चलो हमें मिल गई होली ग्रेल स्ट्रैटेजी, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा एक और इस एस्पेक्ट पे बात करते हैं। एक लोग मुझे फोन करके बोलते हैं सर एक ऐसी स्ट्रैटेजी दे दो जो 100% ROI दे दे ईयर ऑन ईयर। सर उस पे आपने कुछ विचार व्यक्त करिए। मैं देता हूँ, दे दो सर, अमित भाई से ले लेंगे स्ट्रैटेजी। आप स्टॉक मार्केट पे जाओ और एक ऐसी स्ट्रैटेजी डिफाइन, कोई भी टेस्ट करो जिसमें आपको, फॉर एग्जांपल मैं हाइपोथेटिकली बात करता हूँ, जो कि 5% ड्रॉडाउन दिखा रही है, 30% का रिटर्न दिखा रही है। ओके, ठीक है, अब आपको चाहिए कितना, 100% रिटर्न, यानी कि आप 3 टाइम्स लेवरेज या फिर फंडिंग यूज करोगे। आप रेडी हो जाओ कि मैं 15% तो बैक टेस्टिंग के अकॉर्डिंग ड्रॉडाउन देखने के लिए तैयार हूँ और इसका डबल भी देखने के लिए तैयार हूँ, मिल गया आपको 100% रिटर्न। सर रिस्क नहीं लेना, रिस्क फ्री स्ट्रैटेजी दे दो, तो मार्केट छोड़ दो फिर। अच्छा तो क्या हम ऐसा रखें, क्या माइंडसेट रखें कि कितने ड्रॉडाउन्स के बेसिस पे हम कितना रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकता है एक आम आदमी, एक रेंज क्या होनी चाहिए, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए विदाउट लेवरेज? देखो अगर ब्रॉडली मैं कहूँ ना, फेयर एक एक्सपेक्टेशन कहूँ तो कहीं समवेयर बिटवीन 30 to 40% आप अपने कैपिटल से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मुझे ये मिल जाएगा, प्रोवाइडेड कि आप कोई लेवरेज या फंडिंग एक्स्ट्रा कुछ नहीं यूज करते। ठीक है, 30 to 40 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब आपको इसको रिवर्स कैलकुलेट करना है कि मुझे इसके लिए कितना कैपिटल चाहिए ताकि मैं वो एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकूं अपने लिए। वेरी नाइस। ठीक है, okay. दूसरी बात आती है कि आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन, तो रिटर्न डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है आपके रिस्क के ऊपर। आप जितना अपना रिस्क इंक्रीज कर रहे हो, उससे ये ट्रेडर टू ट्रेडर डिपेंड करता है कि आपका अपना सेल्फ का रिस्क एपेटाइट कैसा है। मेरा सपोज रिस्क एपेटाइट ये कहता है कि मुझे 5% ड्रॉडाउन से ज्यादा नहीं जाना है, ये मैं एजम्पशन कर रहा हूँ कि मुझे 5 से नीचे नहीं जाना है, लेकिन मैं ठीक है अगर 5 की जगह 8 भी आ जाए तो कंफर्टेबल। लेकिन मैं अगर स्टार्टिंग से 20% के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मेरे को 40 में जाने में कितना देर लगेगा। राइट, तो कंप्लीटली आपके अपने रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरह से किस मॉडल पे जाना चाहते हैं। और दूसरा, अगर आप इस
मार्केट को फुल टाइम देख रहे हो और एक सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है, तो एक सिस्टम कभी भी आपको वो बस इन द सेंस कि हो सकता है कि वो पर्टिकुलर साइकिल जो मार्केट का है, जो स्ट्रेटेजी को सूट नहीं कर रहा है, वो अगर लंबा चल गया तो क्या करेंगे, राइट? वो सिस्टम परफॉर्म नहीं करेगा, आपको ड्रॉडाउन देता है। अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या है कि आपका डाइवर्सिफिकेशन, एलोकेशन, मल्टीपल सिस्टम्स, डाइवर्सिफिकेशन, एलोकेशन एंड मल्टीपल सिस्टम्स। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि जो स्ट्रैटेजी हम कर रहे हैं वो कौन से मार्केट बिहेवियर को सूट करेगी, और वो मार्केट बिहेवियर नहीं आया तो डोंट कर्स द एंटायर इकोसिस्टम, कर्स दैट स्ट्रैटेजी, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी उसके लिए नहीं बनी थी। दैट्स इट। सो डाइवर्सिफाई, मोटा मोटा आप डाइवर्सिफाई कराओ। आपको थोड़ा सा भी अगर आप सेंस कर पाओ, जो कि आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा कि ठीक है ये 25% विक इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है, मैं इसको इंडिया विक्स से रिलेट कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि 25 इंडिया विक्स से ऊपर जाती है, मेरा ये स्ट्रेटेजी लोएस्ट परफॉर्मेंस पे आ जाएगी, तो मुझे अपना पोजीशन साइज वहां पे बहुत रिड्यूस कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपको थोड़ा सा ये सेंस होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में मेरा स्ट्रेटेजी कैसा परफॉर्म, उसके बेसिस पे आप अपने सिस्टम को स्टार्ट एंड स्टॉप और पोजीशन साइज। ऑसम। ये डिफरेंट। हमारे लास्ट पॉडकास्ट जो हार्दिक के साथ हुआ था, वन ऑफ आवर यूजर्स, उसने एक हाई विक्स स्ट्रैटेजी शेयर करी थी, एंड हिज अप्रोच इज आल्सो सेम कि लो विक्स के लिए मैं कुछ और करूंगा, हाई विक्स के लिए मैं कुछ और करूंगा। सो आई थिंक वी शुड ऑल थिंक इन द सिमिलर डायरेक्शन। यार ये लोग कर रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस है इन लोगों को, और ये अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो कुछ सोच के कर रहे होंगे ना। तो आई थिंक वी शुड ऑल लर्न फ्रॉम देम। बाय द वे, आई वांट टू ऐड अ डिस्क्लेमर हियर, मैं खुद अमित भाई का जो एल्गो का सिस्टम है वो पहली बार देख रहा था, इसीलिए मैं उनसे क्वेश्चन पूछ रहा था। मेरा इनसे कोई ऐसा फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। आपको जो क्वेरीज है आप डायरेक्टली अमित भाई से पूछो, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता रहता हूँ, इसलिए मैंने बहुत क्यूरियोसिटी से पूछा कि यार वो क्या है, अगर मुझे चाहिए तो हम क्या करें। सो देयर इज नो फाइनेंशियल इंटरेस्ट, कोई ऐसा बाइज नहीं है। आप पूछो उनसे, वो 100% आपको बताएंगे और रैशनल तरीके से बताएंगे। So Amit bhai, thank you so much for doing this podcast and sharing the great knowledge, और हर ट्रेडर को ये बताने के लिए कि यार एक बुरा दिन आ सकता है आपकी जिंदगी में जब आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, तो वो ना दिन आए उसके लिए पहले प्रिपेयर रहो। आई थिंक दैट इज अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क ही है इस मार्केट के अंदर, और कुछ नहीं है। अगर आपने रिस्क मैनेज कर लिया, अपने ड्रॉडाउन को कंट्रोल कर लिया, तो आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल 110% राइट। सो अमित भाई, कोई लास्ट वर्ड्स बियॉन्ड रिस्क मैनेजमेंट एंड बियॉन्ड एनीथिंग यू वांट टू से? बस आपको थैंक यू, आपने मेरे को ये मौका दिया अपने पॉडकास्ट पे आने के लिए, एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पॉडकास्ट सीरीज। आप ऐसे ही करते रहो और हमें भी, हमारी भी नॉलेज इस तरह से आप बढ़ाते रहो। Thank you so much. Thank you so much, Amit bhai, and take care of yourself, Amit bhai. Thank you so much for doing this. Bye bye. Nice talking. So thank you so much. I hope आप सबको हमारा पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। देखो मेरे को तो बहुत पसंद आता है। मैं अमित भाई का फेस टू फेस भी सुना, उनसे मेरी वैसे भी बात होती रहती है, तो उनमें बहुत नॉलेज है और बहुत हम्बल पर्सन है ये। तो और ट्विटर भी बहुत एक्टिव है, अगर आपको कुछ उन्हें पूछना हो तो प्लीज बी ओपन टू आस्क हिम। एंड हम लोग ऐसे पॉडकास्ट करते रहेंगे, अपना एफर्ट दिखाते रहेंगे। आपको बस इतना सा एफर्ट दिखाना है, सुन के वो नॉलेज इंप्लीमेंट करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, सो दैट ये नॉलेज सब पे डिस्ट्रीब्यूट। सो थैंक यू सो मच, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।